और अब आज की सबसे जरूरी बात, कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोग कई बार गंभीर बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। मामले देश में लगातार घटते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जितने लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनमें पोस्ट कोविड कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इस हालत को हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। फेफड़ों के अलावा दूसरे अंगों पर भी वायरस असर करता है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम का मतलब है कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज नेगेटिव होने के बाद भी कई दिनों या फिर महीनों तक उससे जुड़े हुए लक्षणों या फिर खराब असर का अनुभव करता है। कोरोना वायरस सबसे पहले फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये किडनी, लिवर, हृदय और धमनियों को भी प्रभावित कर सकता है, ये जान लीजिए। कोरोना संक्रमण के बाद कई मरीजों में नसों में सुन्नापन, एकदम सुन्न अगर आपको लगे, अवसाद यानी डिप्रेशन, भूलने की बीमारी, ऐसे तमाम लक्षण हैं जो पोस्ट कोविड देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। कोविड संक्रमण के दौरान कुछ मरीजों में ऑक्सीजन की काफी कमी हो जाती है और इससे दिमाग पर गहरा असर होता है। इसे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी कहा जाता है और इसके होने पर मरीज की रिकवरी में काफी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के बाद सिर दर्द या लकवा, मिर्गी, ऐसी तमाम बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, सूंघने की क्षमता का कम होना, थकावट, कमजोरी, याददाश्त में कमी, शरीर के किसी अंग का सुन्न पड़ना, नींद न आना या बिना सहारे चल पाना भी मुश्किल हो सकता है। अगर नेगेटिव होने के बाद भी कई दिनों तक मरीज ठीक नहीं होते हैं तो उन्हें पोस्ट कोविड रिकवरी की जरूरत पड़ती है। और ये बात हम आपको बता दें कि ये सब सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है, यह हकीकत है, इसका सामना तो करना पड़ेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सतर्क, सचेत रहने की जरूरत जरूर है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत जरूर है। जब आप कोविड से उभर भी जाएं तो भी अगले कम से कम 6 महीने तक बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हल्के फुल्के लक्षणों को भी नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर शैलेश जैन, डायरेक्टर यूनिवर्सल हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर BL शेरवाल जी, डायरेक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमेश वर्मा, CMD आरोग्य हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर शैलेश जैन आप ही के पास सर आते हुए ये जानना चाहती हूँ, पहले तो सर आप ही अपनी भाषा में समझा दीजिए और बहुत आसान भाषा में, पोस्ट कोविड कौन कौन से इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं लोगों पर, किन लक्षणों को देखें तो फिर वो समझ सकते हैं कि ये उन पर पोस्ट कोविड कुछ इफेक्ट है। जिन मरीजों को कोविड-19 की मॉडरेट टू सीवियर और सीवियर कैटेगरी की डिजीज हुई है, उनका कोविड से सही हो जाना सिर्फ पहली जंग जीतना है। इसके आगे कई जंग जीत। हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जी। एक को हम बोलते हैं सब एक्यूट कैटेगरी, दूसरे को हम बोलते हैं क्रोनिक कैटेगरी। अगर बीमारी आपको 12 हफ्ते के सिम्टम्स देते हैं कोविड से सही होने के बाद, उसे हम बोलते हैं सब एक्यूट कैटेगरी। अगर 12 हफ्ते के बाद आपको सिम्टम्स आते हैं, भी रहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक कैटेगरी। जैसा हम पहले मानते थे कि 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसा आपने भी कहा, एक पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब जिसमें सिर्फ लंग इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंदर जैसे बॉडी के बाकी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व। अब ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि कोविड-19 या कोरोना एक मल्टी ऑर्गन अप्रोच जिसके ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए हो, जिसके अंदर बॉडी का कोई भी सिम्टम इन्वॉल्व हो सकता है। अगर लंग इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर, सब एक्यूट या क्रोनिक केस के अंदर आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है, खांसी हो सकती है, खांसी के साथ कई बार में बलगम आ सकता है, आपको लंग के पानी इकट्ठा हो गया है। आप देखेंगे कि अगर आप अपनी बिस्तर से उठकर बाथरूम तक भी जा रहे हैं तो सांस फूल। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात करते हैं, लंग इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर आपको मायोकार्डाइटिस या पैराकार्डाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर हार्ट के चारों तरफ की झिल्ली का और मांसपेशियों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो 2 वजह से होता है, एक तो वायरस ने डायरेक्टली वहां पे जाके इंजरी की, दूसरा वायरस की वजह से जो इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी इंजरी होती है उसकी वजह से होता है। इस मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस के अलावा पेशेंट को हार्ट अटैक आने की संभावना भी काफी रहती है। ये हुआ हार्ट के मामले में। फिर आपने जब धमनियों के मामले में बोला, धमनियां और वेन्स
दो तरह की हमारी बॉडी में नस होती है, जो एक गंदा खून लेके जाती है और एक जो अच्छा खून लेके जाती है। गंदा खून लेके जाती है, उन नसों के अंदर अगर खून का थक्का बन जाएगा तो कई बार पेशेंट को फेफड़े में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कई पेशेंट ने हमने देखा है कि कोविड से सही होने के बाद पेशेंट घर पे आया, बिल्कुल ठीक था, सुबह पता लगा कि पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। वो इस वजह से कि आपकी जो वेन्स होती हैं उसके अंदर खून का थक्का बन गया और थक्का वहां से टूट के आपके फेफड़े के अंदर जाके उसने फेफड़े की मेन रक्त वाहिनी को बंद कर दिया, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक रिसेंट स्टडी भी पब्लिश हुई थी, लैंसेट जो इंटरनेशनल जर्नल है, वो ये बताता है कि जो लोग माइल्ड कोविड सिम्टम थे, जिनको जो पेशेंट रिकवर हो गए माइल्ड कोविड सिम्टम से, उसके अंदर भी 63% पेशेंट ऐसे थे जिनको फटीग और मसल वीकनेस की दिक्कत रही। करीब 43% पेशेंट ऐसे हैं जिनको डिस्निया की दिक्कत, सांस लेने की दिक्कत रही है। और करीब जो मैं बता रहा हूँ, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 28% पेशेंट ऐसे हैं जिसके अंदर जिसको इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन हो गया है, अवसाद हो गया है, भूलने की बीमारी की और न्यूरोलॉजिकल डिजीज की दिक्कत हो रही है। इसके अलावा अगर हम कोविड-19 की बात करें तो इसके साथ पेशेंट को, क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड की मात्रा काफी दी जाती है, तो कई पेशेंट को बाद में हमने देखा कि शुगर भी हो गया है। कुछ पेशेंट 6 महीने बाद ही कहते थे हमें हमारे बाल टूटने की भी इंसिडेंसेस इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। साथ में जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनका मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है या जिनकी इम्यूनिटी कम है, कीमोथेरेपी लिया है, रेडियोथेरेपी लिया है, उन पेशेंट में यहाँ तक नोटिस किया गया है कि पोस्ट कोविड-19 उनका जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, जिसे हम यूरिया क्रिएटिनिन बोलते हैं, वो बायोकेमिकल मार्कर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और कई पेशेंट को डायलिसिस तक की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मैं उन सभी से चाहती हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये तमाम लक्षण अगर इस प्रकार के आप में पाए जाते हैं या आपको लग रहा है कुछ बदलाव अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जानलेवा भी साबित हो रहा है। डॉक्टर BL शेरवाल सर, लेकिन ये बताइए, क्योंकि अभी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और ज्यादा से ज्यादा आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर पाएं, ये पूरी कोशिश है, लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी, चाहे पहली डोज ही लगी हो, कोई जो दूसरी डोज भी लगा चुके हैं, उसके बाद अगर कोरोना होता है तब भी क्या ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद हम थोड़ा इन बीमारियों में भी, जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स है, उनमें भी हमें लाभ मिलता है, उससे बचते हैं? नहीं, देखिए, जो लॉन्ग कोविड की बात, उसका वैक्सीन से अगर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, आपकी आवाज में समस्या, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। मैं एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत, अगर सर आपको मेरा सवाल मिला हो, यही सवाल है, क्या इसके बाद भी, वैक्सीन लगने के बाद भी खतरा उतना ही रहता है या कम हो जाता है? कोविड का सिर्फ इन्फेक्शन के बाद जो मैनिफेस्टेशन होते हैं उसकी इंटेंसिटी में काफी कमी होती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ बॉडी में वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बहुत ही कंट्रोल होता है और उसका कोई बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे डॉक्टर शैलेश जैन ने बताया कि जो दो मेनली रिस्पॉन्स होते हैं पूरी बॉडी में जो पोस्ट कोविड होते हैं, एक होता है इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन दोनों रिस्पॉन्स की जो स्पीड है, ये कहें कि वैक्सीन देने के बाद वो स्लो हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होगा या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। और इसके अलावा अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आप में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होने के बाद आपका जो मॉर्बिडिटी, यानी कि जो हॉस्पिटल स्टे या वेंटिलेटर पे जाने के चांस है, वो काफी कम हो जाते हैं और डेथ के चांस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। और इसका एक बड़ा विजुअल एग्जांपल आप देख सकती हैं कि याद कीजिए आप जो फर्स्ट वेव हुई थी, फर्स्ट वेव में आपने सुना होगा कि बहुत सारे डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर की डेथ की न्यूज अक्सर आती थी, पर जो सेकेंड वेव आई है उसमें देखिए डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर की डेथ हो रही, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो रही है, जो अपने आप में एक विजिबल डेटा है, जो ये बताता है कि वैक्सीन लेने से कितना फायदा होता है और कितना, और पूरा वर्ल्ड ही इस रास्ते पे चल रहा है। तो वैक्सीन लेने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, ड्यूरिंग कोविड और प्री कोविड जो भी है इन्फेक्शन का रेट है, वो सब कुछ कंट्रोल हो जाता है और बेहतर हो जाता है। इसीलिए सारी सरकारें पूरे वर्ल्ड में, देखिए आप, वैक्सीनेशन की तरफ ज्यादा तेजी से चल रही हैं। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक के लिए लिमिटेड एक्टिविटी, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, बिहेवियर और लॉकडाउन जैसी जो मीन्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को पहले हम वैक्सीन दें और उसके बाद वो अगर एक्सपोजर होता है उनका कोविड का,
तो उनकी लाइफ के लिए बेहतर होगा, उनकी लाइफ को खतरा कम होगा, रिहेबिलिटेशन में कम लगेगा। बिल्कुल। डॉक्टर BL शेरवाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप ही के पास आते हुए बहुत सारे खतरे क्या कम हो जाते हैं सर अगर पोस्ट कोविड ये जो इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोविड होता है तो, जैसा कि डॉक्टर कौशल कांत कह रहे थे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर कांत जो है, लेकिन अभी जो हमारे पास जो डाटा है अभी वो वैक्सीनेशन के इससे पहले का है, लेकिन मैं मानता हूं कि वैक्सीनेशन अगर लगाई है तो नेचुरली डिजीज माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा, तो डेफिनेटली जो पोस्ट कोविड के लक्षण हैं वो भी काफी कम होने चाहिए, और इसलिए वैक्सीनेशन के लिए हम कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और वैक्सीन लगवाएं। ठीक है शेरवाल साहब, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिनमें मान लीजिए किसी को कोविड हुआ, 1 महीने बाद पता चलता है, रिकवर करने के 1 महीने बाद पता चलता है अचानक से जो ऑक्सीजन लेवल है शरीर में वो 60 आ गया एकदम, तो ये तो आदमी के लिए जानलेवा है। इन सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जाए ताकि हमें इन स्थितियों का सामना ना करना पड़े? किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? खुद को कैसे तैयार करना जरूरी है? देखिए, ये पोस्ट कोविड में जब आप रिकवर होते हैं तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहिए, और माइनर से माइनर कोई लक्षण अगर आपको होते हैं तो आप परामर्श जरूर लीजिए। जैसे अभी डॉक्टर जैन ने बताया था कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो काफी कॉमनली यंग पेशेंट्स में पाया जा रहा है अभी, और सडन डेथ भी रिपोर्ट हो रही है। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं ऐसी, तो ऐसे कई बार जो है ना वो अगर थक्का जम जाता है, बनता है जो शरीर के अंदर, खासतौर पे वेन्स के अंदर, तो वो अगर आपने टाइमली उसको पहचान नहीं की और उसका इलाज शुरू नहीं किया या मिस कर दिया, तो वो चांसेस है कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपके लिए जानलेवा हो सकता है। ऑक्सीजन का अचानक कम होने में सबसे पहले हम यही कहेंगे कि उसका चांसेस ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का होना चाहिए। बाकी और कारण भी कई बार हो सकते हैं, लेकिन यूजली जो फिजिशियन है वो जिससे आपने कोविड के लिए इलाज था वहाँ पे आप उनके जो संपर्क में रहें और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें, और रिकवरी टाइम पे आपकी डाइट, आपकी हाइड्रेशन, और धीरे धीरे करके आपको नॉर्मल एक्टिविटी में आना है। ऐसा नहीं है यू जंप टू द नॉर्मल एक्टिविटी। समटाइम मुझे भी एक देखने में मिलता है कि सडनली पेशेंट हैज गॉन एंड स्टार्टेड वर्किंग नॉर्मली, एंड उसके कारण भी देयर हैव बीन डेथ। तो वो भी एक ये है कि आपको अपने रिकवरी जो है बहुत ध्यान से उसमें अपने आप को तैयार करना है, और डॉक्टर की सलाह पर ही आप। ठीक है सर, आपकी आवाज अभी भी, हालांकि हम समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आवाज में और है, उसे और दुरुस्त करवा लेते हैं। डॉक्टर उमेश वर्मा भी हमारे साथ CMD आरोग्य हॉस्पिटल से बने हुए हैं इस वक्त। लेकिन सर, ये जो हम पोस्ट कोविड टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर उमेश, सर ये कितना लंबा पीरियड होगा? मतलब पोस्ट कोविड मतलब कितना लंबा पीरियड? 6 महीने तक ध्यान देने की जरूरत है, 8 महीने तक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, वो तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन पोस्ट कोविड जो हमें ध्यान देना है ये कितना लंबा प्रोसेस है कि कहीं अचानक से जीवन पर खतरा ना हो? लोगों को तो बिल्कुल कष्ट नहीं होता इस बीमारी के बाद, मगर कुछ लोगों को 6 वीक्स टू 6 मंथ परेशानियां रह रही हैं। अभी हमारे पास बहुत लंबा समय का डाटा नहीं है जिसको हम बोल सके कि जीवन भर के लिए इसको देखना है या कितने समय के लिए देखना है। एक बात को समझिएगा कि न सिर्फ शारीरिक बट मानसिक परेशानियां, इस समय जो सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं वो पोस्ट कोविड पेशेंट्स को, जो ज्यादातर करके पेशेंट को हम स्टेरॉइड देते हैं, और स्टेरॉइड के बाद में उन लोगों की गड़बड़ा जाती है, और उसके बाद में जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो उनको पकड़ लेते हैं, चाहे वो फंगस के इन्फेक्शन हो या अन्य और कोई भी इन्फेक्शन होते हैं। डायबिटिक पेशेंट है तो बहुत कॉमनली उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जाता है। जितने भी पेशेंट लॉन्ग वेंटिलेशन पे रहते हैं बाद में उनको चेस्ट में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं रहती हैं। ये पोस्ट कोविड जो ड्यूरेशन है वो 6 वीक टू 6 मंथ्स के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत हमारे पास कोई डाटा नहीं है। हाँ
ठीक है, यानी 6 वीक्स से लेकर के 6 मंथ्स ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा एक समस्या जो आ रही है डॉक्टर उमेश, वो आ रही है लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्लड व्यू, ये भी एक समस्या है, टेस्ट का, स्मेल का चला जाना, ये भी एक समस्या है। ये चीजें कितने समय तक रहती हैं? अगर मानिए ऐसी समस्या किसी को है भी, तो कितने समय तक बनी रह सकती हैं? मैम, ये जो लॉस ऑफ स्मेल है, ये तो बीमारी की ड्यूरेशन में ही ठीक हो जाती है। तो 17 दिन जो बीमारी के ज्यादातर करके लोगों को लॉस ऑफ स्मेल तो उसी ड्यूरेशन में ठीक हो जाती है। ये जो विजन की प्रॉब्लम है, ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोगों को ग्लोकोमा हो जाता है। ग्लोकोमा जिसे हम हिंदी भाषा में काला मोतिया कहते हैं, जब हम स्टेरॉइड ज्यादा यूज करते हैं जी, तो ऐसे पेशेंट को आंख के अंदर काला मोतिया हो जाता है, जिसकी वजह से उनके विजुअल डिमिनिश होने लगती है। जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें देखने में तकलीफ चल रही है, उनको अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए और आंख का प्रेशर चेक कराना चाहिए। जो सबसे ज्यादा इस समय हम पेशेंट्स को देख रहे हैं पोस्ट कोविड, या तो वो फीवर के साथ में आ रहे हैं या पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से उनको सांस में परेशानी बनी रहती है। कोविड तो नेगेटिव हो गया है, मगर मरीज ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, जो सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से या तो हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं हो पा रही है, या छुट्टी हो भी रही है तो मरीज का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, अभी भी ठीक नहीं चल रहा। ऐसे पेशेंट जो डॉक्टर की सलाह में अगर डोमिसिलरी ऑक्सीजन पे घर जा सकते हैं, तो हॉस्पिटल पे पेशेंट का लोड कम होगा। जिन्हें खाली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिन्हें और कोई कष्ट नहीं है, वो डोमिसिलरी ऑक्सीजन पे अंडर सुपरविजन वो घर जा सकते हैं। उससे कुछ हॉस्पिटल के बेड वेकेट हो जाएंगे, जो एक्टिव इंटरवेंशन वाले मरीजों के काम में आ सकेंगे। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर जैन, अब मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ सर, और आप शायद कुछ पॉइंट भी इसमें रखना चाहते हैं। लेकिन एक टेंडेंसी हमें नजर आ रही है सर, जितने लोग कोविड से उबरे हैं उनमें ये, जैसा मैंने कहा, ब्लड व्यू हो गया, या फिर टेस्ट स्मेल का जाना हो गया, सिर का भारीपन हो गया, थकान हो गई, बहुत जल्दी थक जाना, या एक और चीज देखने को मिल रही है कि बहुत भूख। ये जो बहुत भूख लगना है, ये ठीक है क्या सर? क्योंकि उसी हिसाब से फिर आदमी खाता भी है, उसकी एपेटाइट बढ़ती चली जाती है, तो ये कहीं किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है? और दूसरा, क्या इन लक्षणों को इस वक्त नजरअंदाज करना कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा? हम ये सोचते हैं, एक नॉर्मल पर्सन, लेमैन ये सोचता है वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, क्या ये ठीक है, या इस वक्त इसके लिए कुछ किए जाने की जरूरत है? आशा, मैं 2 पॉइंट रखना चाहूंगा। पहला, जो आप पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रही थी, लंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की बात कर रही थी, उसका सबसे आसान टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा, 6 मिनट वॉक टेस्ट का मतलब है आप कोविड से सही होकर घर पे गए, आपका ऑक्सीजन लेवल 99 या 100% आ रहा है, आप 6 मिनट के लिए नॉर्मल वॉक अपने घर के अंदर ही कीजिए, और 6 मिनट वॉक करने के बाद आप ऑक्सीजन सैचुरेशन दोबारा देखिए। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 3% से कम हो गया है, इसका मतलब अगर पहले आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 100 आ रहा था, अब 96 रह गया है, इसका मतलब आपका लंग अभी भी वायरस से या इम्यूनोलॉजिकल इंजरी से या इन्फ्लामेटरी इंजरी से अफेक्टेड है। आपको अभी भी अपनी लंग की देखभाल की पूरी जरूरत है, जिसके अंदर लंग की एक्सरसाइज करना, स्टीम लेना, और लंग फाइब्रोसिस वगैरह को बचाने के लिए डॉक्टर ने जो दवाइयां ली, वो दवाइयां लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये तो नॉर्मल इंसान में भी हो सकता है सर? दोबारा कहिए। मैं कह रही हूँ ये तो नॉर्मल इंसान में भी हो सकता है, जिसको कोविड नॉर्मल इंसान के अंदर कभी भी आप देखिए, जब वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका हार्ट का रेट, जो हार्ट रेट होता है, वो बढ़ के आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन करने की कोशिश। नॉर्मल आदमी का सैचुरेशन कभी भी एक्सरसाइज के बाद या वॉक करने के बाद कम नहीं होता, बिकॉज जो हार्ट रेट बढ़ा के आपके हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट होता है, उसको बढ़ा के सैचुरेशन को मेंटेन करने की हमेशा कोशिश। अब दूसरा आशा, जो आपने पूछा कि सर पोस्ट कोविड अगर मरीज को भूख ज्यादा लगती है तो क्या वो अच्छी चीज है? डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज। अगर आपको भूख अच्छी लग रही है, इसका मतलब रिकवरी पाथ के ऊपर है। आप कब भूख लगना, अच्छा लगना ही एक सिम्टम है कि आप बीमारी से अपने आप को बीमारी से दूर जाने की। दूसरा, स्मेल जाना, फटीग रहना, मसल रहना, जॉइंट पेन रहना, ये एक सिम्टम्स है जो धीरे धीरे ही जाएंगे। उनको जाने में, जैसा बाकी डॉक्टर ने ये बोला, 6 महीने तक लग सकते हैं सिम्टम्स को जाने। ठीक है, तो इसमें ये डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, यानी ये कह सकते हैं सिर्फ अपने डाइट पर ध्यान रख करके और थोड़ी बहुत एक्सरसाइजों से लाभ मिल सकता है। डेफिनेटली, अगर आपको माइल्ड सिम्टम है तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा, अगर आपको माइल्ड सिम्टम है तो आप जैसे ही कोविड से सही होते हैं उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूजुअल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम है तो 1 हफ्ते के बाद पहले माइल्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, उसके बाद होने के लिए आप अपनी मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत सर, एक चीज बताइए, अभी हम म्यूकोरमाइकोसिस बहुत सुन रहे हैं, एक दर्शक ने पूछा है ये
कि क्या ये कोविड से ठीक होने के 1-2 दिनों के भीतर या फिर थोड़े समय के भीतर क्या ये पनप सकता है, और इसको पहचानने का तरीका क्या हो सकता है? क्या ये भी पोस्ट कोविड इफेक्ट्स में आता है? आशा जी देखिए, पोस्ट कोविड इफेक्ट में नहीं आता है। म्यूकोरमाइकोसिस जो कॉम्प्लिकेशन है ये इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से होता है, और कोविड के पहले भी ये होता था लेकिन बहुत कम नंबर में होता था, इसलिए डॉक्टर्स को तो पता है पर पेशेंट्स को नहीं पता है। ये 3 तरह के मरीजों में ज्यादातर होता है। एक वो मरीज जो इम्यूनो डिफिशियंसी में होते हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी के रीजन हो सकते हैं, अगर किसी को मैलिग्नेंसी है या कोई ब्लड कैंसर है तो जब उनको हम एंटी कैंसर मेडिसिन देते हैं उसकी वजह से इम्यूनो डिफिशियंसी होती है, या किसी को HIV एड्स की वजह से इम्यूनो डिफिशियंसी। ये बट सबसे बड़ा जो ग्रुप देखने को मिला है कोविड के बाद वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ऐसा आदमी जिसकी डायबिटीज बहुत अनकंट्रोल्ड है और वो कीटोएसिडोसिस के बॉर्डर पे आ रहा है, यानी कि उसकी जो शुगर लेवल है करीब 350-400 के आसपास रह रही है। ऐसे मरीजों में प्लस तीसरे कैटेगरी ऑफ मरीज जो है वो जो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, जिनको की या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट का यूज हो रहा है। इन 3 कैटेगरी के मरीजों में अगर कोविड हो रहा है तो उसमें ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के चांस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये तो हुई कि किन लोगों को परेशान होना चाहिए। फिर आता है कि क्या प्रॉब्लम क्या नजर आएगी। प्रॉब्लम नजर आएगी, ये 3 तरह का मेनली होता है। एक होता है ये साइनस वाला होता है, एक नेजल होता है और एक ऑर्बिटल होता है। जो साइनस वाला होता है यूजुअली जब देखा गया है ये एक तरफ का फेस ज्यादा इन्वॉल्व करता है, राइट या लेफ्ट, दोनों में बहुत अनकॉमन होता है। अगर यहाँ पे दर्द है, फेशियल एरिया में पेन हो रहा है, या आंख के नीचे दर्द है, आंख में ब्लरिंग हो रही है, आंख में रेडनेस है, आंख से पानी आ रहा है, या फिर हाफ ऑफ द हेड में पूरा पेन हो रहा है, और कभी कभी ये नेजल के थ्रू ये ऊपर इथेमॉइड साइनस से होता हुआ ये ब्रेन को चला जाता है। तो जो ब्रेन की कैटेगरी है वो सबसे खतरनाक है, उसकी मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। बाकी दोनों कैटेगरी को अगर अर्ली डायग्नोसिस हो तो उसको ओरल मेडिकेशन या IV मेडिकेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है। इसके लिए जो मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है उसको बोलते हैं एम्फोटेरेसिन B। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब लेट डायग्नोसिस होती है तो हम देखते हैं यहाँ पे काले चकत्ते आ रहे हैं या आंखें बाहर आ रही हैं और बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, यानी कि चेहरे पे स्पॉटिंग नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है यानी कि जो म्यूकरमाइकोसिस है इसने सॉफ्ट टिश्यू को अंदर से डैमेज कर दिया है, ये कभी कभी बोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसके लिए हमें सर्जरी करके पूरे म्यूकरमाइकोसिस को, पूरे से जो ये फंगल का इन्फेक्शन, इसको साफ करना पड़ता है और IV एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है जिससे ये ठीक हो जाता है। अब बात आती है इससे बचा कैसे जाए। बचाव के लिए तरीके वही हैं जो कोविड के लिए हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये जो फंगस का जो पार्टिकल होता है, जैसे कोरोना का पार्टिकल अभी एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, फंगस का पार्टिकल हमेशा से हमारे एनवायरनमेंट में रहता है। इसको आप सबसे आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि आपने देखा हो कि घर की दीवार जहाँ पे थोड़ी सीलन आती है उस पर ब्लैक लेयर पड़ जाती है, या आपने अखबार या अपनी पुरानी किताबों को कहीं रख दिया है तो उसके ऊपर ब्लैक जब, यही म्यूकरमाइकोसिस है। जब इसका पार्टिकल हवा में घूमते रहते हैं नॉर्मली भी, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि हम उससे बच जाते हैं। लेकिन जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है तो वही फंगस जो आपको दीवार में ग्रो करता हुआ दिख रहा है वो बॉडी, नाक, साइनस में ग्रो करता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप मास्क लगा लें। अगर आप मास्क लगाएंगे तो आपको म्यूकरमाइकोसिस से भी फायदा होगा, प्लस कोविड से तो फायदा होगा ही होगा। और ऐसे मरीजों के लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि जब वो घूमने के लिए कहीं जाते हैं, पार्क में जाएं, घूमने जाएं, तो जो एरिया नम वाले एरिया है, जहाँ पे नमी ज्यादा है, या ये कहें कि जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, डेंस पेड़ है, उस जगह से थोड़ा दूर रहें, सनी एरिया में ट्रेवल करें, वॉक करें, जिसकी वजह से ये पार्टिकल के नंबर कम जाएंगे और उसमें इन्फेक्शन कम होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा पब्लिक को जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से सर आपने समझाया है, और मुझे लगता है जो लोग जानना चाहते थे इस बारे में, क्योंकि एक खौफ है म्यूकरमाइकोसिस को लेकर के, हालांकि इसकी दवाई भी अभी हमें पता चली है कि इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। लेकिन एक और दवाई, डॉक्टर उमेश जी, एक और दवाई सर 2DG,
ये जो दवाई है ये कोरोना की दवाई के रूप में इसको मंजूरी दी गई है DCGI की तरफ से, तो सर ये दवाई अगर कोविड पेशेंट्स लेना शुरू करते हैं तो भी क्या उनमें पोस्ट कोविड इफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर अगर हम दवाई कह रहे हैं तो उससे पोस्ट कोविड इफेक्ट्स में हमें आराम मिलेगा? देखिए, ये नई दवाई अप्रूव करी है DCGI ने, ये वायरस को मारने में सफल है। ये अर्ली इन द डिजीज अगर हम देते हैं तो ये एंटीवायरल की तरह काम करती है। ये DRDO की जो रिसर्च विंग है उनके यहाँ से रिसर्च करके पब्लिश हुआ है। अभी इसका बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है जी। मगर जो एंटीवायरल मेडिकेशन होती है वो खाली वायरस को मारती हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन से जो छाती में चोट लग गई, जिससे निमोनिया हो गया, फाइब्रोसिस हो गई, या सांस की जो शिकायत हो रही है जो इन्फ्लेमेटरी कॉजेज की वजह से है, वो एंटीवायरल मेडिकेशन उसमें हेल्प नहीं कर पाएंगी। और ये जो पोस्ट कोविड स्टेट को हम देख रहे हैं उसमें इस दवाई का कोई रोल नहीं होगा। ये खाली एक्टिव इन्फेक्शन को कम करने में हमारी मदद करेगी। ठीक है। दूसरा सवाल सर कि मानिए कोई किसी को अगर बीमारी है तो एक अलग बात है कि ऐसे किसी व्यक्ति को सिम्टम कोविड हो गया और फिर उसके बाद वो उससे उबर रहा है, लेकिन कोई हेल्दी व्यक्ति जिसको कोविड हुआ, क्या सजेस्ट करेंगे आप? कोई दवाई, विटामिन, मिनरल्स, ये कौन सी दवाइयाँ लगातार 6 महीनों तक या 6 हफ्तों तक ली जा सकती है ताकि हमें पोस्ट कोविड इफेक्ट से थोड़ी सी राहत मिले और जिस भी प्रकार के अलग अलग सिम्टम्स है वो ना आए आदमी के शरीर में? इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दवाई हम अपने सभी पेशेंट्स के लिए रेकमेंड करते हैं वो एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन होती है, चाहे वो इकोस्प्रिन नाम की दवाई हो, एस्पिरिन हो, एलिक्विस हो, ऐसी कोई भी दवाई जो खून को पतला रखती है, वो खून के थक्के नहीं जमने देती, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म या मायोकार्डियल इंफार्क्शन और उनसे होने वाली सडन डेथ को प्रिवेंट करा जा सके। इसलिए खून पतला करने की दवाई हम अपने सभी पेशेंट्स को 6 हफ्ते के लिए कम से कम रेकमेंड करते हैं। ठीक है। अब इसमें खून पतला करने की दवाई सर एक इकोस्प्रिन भी आती है, लेकिन वो हार्ट पेशेंट्स को भी दी जाती है, तो क्या वो नॉर्मल पेशेंट ले सकते हैं? और बहुत सेफली ले सकते हैं। अच्छा, 2-3 दवाइयां ऐसी भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बाद में अगर आप लेते भी हैं तो वो लॉन्ग रन में भी फायदा पहुंचाती हैं। अभी WHO की तरफ से भी एक दवाई, मुझे हालांकि उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन मेरा ख्याल है, जिसको कहा गया इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या उसका इस्तेमाल सही है? एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो हम बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लॉन्ग टर्म यूजेस बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। ये दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये पोस्ट कोविड इलनेस को कम करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करती। ये अर्ली इन दी इन्फेक्शन, जब आपको कुछ फीवर चल रहा हो और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के होने का डाउट हो, सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तभी एजिथ्राल लेनी चाहिए है। हम ये जो दवाइयां हम जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को मीडिया पर्सन के साथ मिलकर के लोगों को अवेयर करना चाहिए है कि वो बीमारी से कैसे बच सके। हम ट्रीटमेंट पे डिस्कशन करने लगते हैं उससे लोगों की उत्सुकता और ज्ञान शायद हम उतना नहीं बढ़ा पाते, जिससे वो कंफ्यूजन और हो जाता है। नहीं सर, बहुत सारे, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर चलता आइवरमेक्टिन को लेकर के भी बहुत चल रहा है कि ये फायदा पहुंचाएगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, मीडिया हाउसेस को और हम डॉक्टर्स को और जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्हें जनरल पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि बीमारी से कैसे बचनी है। हमें बार बार एक्सरसाइज करना चाहिए कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए और वैक्सीन लगानी चाहिए। कि हम जो डिटेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम डिस्कशन करने लगते हैं, शायद उससे जनरल पब्लिक को उतना लाभ ना हो पाए। मेरे हिसाब से कोई भी एंटीबायोटिक अनसुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट के पार्ट में नहीं देनी चाहिए। नहीं, ये हम बार बार बताते भी हैं सर कि बिना डॉक्टरी सलाह के, क्योंकि आप तो अगर आप व्हाट्सएप पे देखें, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर उमेश, अगर आप व्हाट्सएप पर देखें तो ऐसे तो लोग तमाम प्रेस्क्रिप्शन से एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए हर एक पेशेंट के लिए जरूरी है कि वो जी डॉक्टर शैलेश जैन, लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हार्ट पेशेंट्स के लिए सर आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि ये केस ऐसा भी सामने आया कि नवंबर में कोविड हुआ और जनवरी में जाकर के हार्ट अटैक आ गया, और इस कोरोना में हार्ट अटैक की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट आफ्टर कोविड क्या है इलाज? कोविड से रिकवर किए तो डॉक्टर उमेश ने जैसा बोला कि कोविड एक थ्रोम्बोटिक
बीमारी है जिसके अंदर खून का थक्का बनने की संभावना रहती है, चाहे हार्ट की रखवाहिनी में हो, चाहे दिमाग की रखवाहिनी में हो, चाहे बॉडी के कहीं भी वेन्स या आर्टरीज के अंदर हो। तो आपको कोई ना कोई एंटीप्लेटलेट, चाहे वो इकोस्प्रिन हो, चाहे एलिक्विस हो, चाहे क्लोपिकार्ड हो, चाहे एसिट्रोम हो, वो कम से कम 6 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक बिल्कुल लेना ही है। वही है कि इकोस्प्रिन खून का थक्का बनने से जो बचाता है, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब है कि आपकी हार्ट की रक्तवाहिनी में खून का थक्का बन जाना, हार्ट की रक्तवाहिनी का 100% बंद हो जाना, उसकी वजह से थक्का हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, कोविड के अंदर आप कभी भी अपना लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो आप देखेंगे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल अनप्रोपोर्शनली बाकी एसडीएल एलडीएल के लिए काफी बढ़ जाता है। अपने लिपिड प्रोफाइल को जरूर कंट्रोल रखें। तीसरा, अगर आप स्मोक करते हैं, आप ओबीज हैं, आप डायबिटिक हैं, अपनी इन तीन चीजों को, आपको स्मोक नहीं करना है, अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और शुगर को आप टाइट्रेट करके बिल्कुल कंट्रोल दायरे के अंदर रखिए, तभी आप हार्ट अटैक वाले खतरे से बच सकते। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो लगातार हम बता भी रहे हैं कि आपको भाप लेना है, ये कई डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप भाप लेते हैं, उसमें कपूर डाल देते हैं या फिर ऐसी कोई गोली जैसे विक्स वेपोरब हो गया वो मिला देते हैं और तब आप अगर स्टीम लेते हैं तो उससे आपके लंग्स क्लियर होते हैं, क्या ये सही है? और तरीका क्या हो सर सही तरीके से भाप लेने का, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को ब्रीदिंग में ही आ रही है। आशा जी, देखिए, जो लोग कोविड से सफर कर रहे हैं उनके लिए स्टीम एलोन नहीं, मैं ये कहूँगा उनको नेबुलाइजेशन लेना चाहिए जिससे उनको ज्यादा फायदा हो। वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी चेस्ट का प्रॉब्लम हो, जैसे एलर्जी के हो, अस्थमा के मरीज हो, उन्हें भी नेबुलाइजेशन और स्टीम रेगुलर लेना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन बीच में आया था, कुछ लोग कह रहे थे कि भाप नहीं लेना चाहिए, पर जितनी मेरी डिटेल डिस्कशन इस पे हुआ तो उस पर यह है कि स्टीम लेने से फायदे ज्यादा हैं और नुकसान के बारे में भी डाउट है। तो अगर फायदे हैं, इसका क्या होता है, जब स्टीम डीप लंग में जाती है तो जो हमारा जो म्यूकस वगैरह कलेक्टेड रहता है वो कफ आउट हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। तो स्टीम, आइसोलेटेड स्टीम या उसमें कोई भी दवा डाल के या कुछ भी डाल के जो डॉक्टर बताएं वो बेहतर है। और अगर कोई कोविड का पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम बढ़ रही है चेस्ट की, उसको नेबुलाइजेशन लेना चाहिए या सुपरवाइज पफ लेना चाहिए। पफ से बेहतर नेबुलाइजर है जिससे कि उसके लंग ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, एक दिन में कितनी बार ली जा सकती है सर स्टीम? देखिए, स्टीम लेने की फ्रीक्वेंसी कम से कम 3 से 4 बार होनी चाहिए अगर आपको चेस्ट के सिम्टम हैं। और प्रोफाइलेक्सिस स्टीम लेने का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो मरीज जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे अस्थमा के मरीज हुए, एलर्जी के मरीज हुए, जिनको चेस्ट ब्रोंकाइटिस है, उनमें प्रोफाइलेक्सिस अगर स्टीम लेते हैं तो फायदा है। फिट आदमी को स्टीम की प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत नहीं। और कितनी देर एक बार में सर ली जानी चाहिए स्टीम? यूजुअली पेशेंट अगर लेना चाहता है और प्रॉपर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि 5 से 7 मिनट से ज्यादा वो ले पाता है, क्योंकि भाप में काफी गर्मी होती है। तो थोड़ी थोड़ी देर रुक करके बीच में गैप ले करके करीब 15 मिनट तक अगर लेता है तो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट टाइम होगा, क्योंकि 15 मिनट अगर वो बैठेगा तो कम से कम 5 से 7 मिनट वो स्टीम ले पाएगा मैक्सिमम। जी डॉक्टर उमेश, क्योंकि हम थर्ड वेव का भी जिक्र लगातार कर रहे हैं, एक डर बना हुआ है कि तीसरा वेव आएगा जो कि बच्चों पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। क्या अभी इस वेव में बच्चों पर भी क्या अलग प्रकार के पोस्ट कोविड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं और आगे कैसे तैयार किया जा सकता है बच्चों को इसका सामना करने के लिए, क्योंकि अभी तो वैक्सीन पे महज ट्रायल शुरू हुआ है? बच्चों के साथ में जो सबसे बड़ी समस्या है वो उनकी मानसिक परेशानियां हैं। पिछले 2 साल से बच्चे घर से बाहर नहीं निकले हैं। बहुत सारे परिवारों में किसी ना किसी का निधन हो गया है, जिसकी वजह से शोकग्रस्त और डरे हुए लोग हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों की काउंसलिंग करें और उनको बीमारी से अवगत कराएं और उन्हें बोलें कि डरना नहीं है, जो भी है उसका हमें सामना करना है। हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज शेड्यूल मेंटेन करना है। बच्चों में बीमारियों से लड़ने की शक्ति बड़ों से अधिक होती है, इसलिए इनिशियल पार्ट के अंदर जो यंग पॉपुलेशन थी उसको वैक्सीनेशन से बाहर रखा जा रहा था। जी हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलते रहिए। इसीलिए इनिशियल पार्ट के अंदर उनको यंग पेशेंट को इससे अलग रखा जा रहा था जी। मगर अब जो हमारे पास थर्ड वेव आएगी तब तक अडल्ट पॉपुलेशन सारी इम्यूनाइज हो जाएगी और तब ये डर है कि क्योंकि छोटे बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं
वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो वो प्रोबेबल होस्ट बनेंगे। ये समझिएगा, ये प्रोटीन है जो जिंदा रहने के लिए मनुष्य के शरीर में है। अगर मनुष्य के शरीर नहीं होंगे जिनके अंदर ये जा सकेगा तो ये प्रोटीन अपने आप ही मर जाएगा। तो अगर वो अडल्ट में नहीं जा सकता तो प्रोटीन जिंदा रहने के लिए बच्चों में घुसने का प्रयास करेगा। और हमारे को अपने बच्चों को मास्क पहनना सिखाना, सोशल डिस्टेंसिंग में। ठीक है, ठीक है। मेरे पास क्योंकि वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहूंगी बीच में आपको काटने के लिए, लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर शैलेश जैन और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप सभी का। लेकिन जैन साहब एक चीज बताते जाइए, बहुत जल्दी समअप करना है मुझे, क्या वैक्सीन लेने कोई जाए तो उसके पहले पैरासिटामोल खा ले आधे घंटे पहले या नहीं? संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, लोग जानना चाह रहे थे। लेकिन लगातार हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद रहेगा और हम आपके हर एक सवाल का जवाब तक पहुंचाते रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।